यो गर्न पर्छ यार अरु लेपो यो उठो लेपो भइ दबाउनु पर्छ ऊपर ले नीचे दबाउनु पर्छ पूरी नीचे कर दी प्रिय भैया बहनों, कल हमने पिछले पाठ में पढ़ा था ए किस प्रकार से बनता है। तो अ और ई मिल कर के ये ए बनता है, आ और ई मिल कर के आई। इसी प्रकार से अ और ऊ मिल कर के ओ बनता है। अ और ऊ को जब लगातार बोलेंगे तो इसके बीच की ध्वनि निकलेगी। एक बार सुनिए, अ ऊ अ ऊ अ ऊ अ ऊ अ ऊ। तो अ और ऊ को लगातार इस प्रकार से मिला के बोले कि एक ध्वनि निकले तो वह हमारी जो ध्वनि निकलेगी वह निकलेगी ओ। इसी प्रकार से आ और ऊ को मिला करके जब बोलेंगे तो ओ ऐसी ध्वनि निकलती है। तो ओ के दो या औ के दो, आ ऊ, वैसे यूँ देखे तो आऊ ये स्पष्ट सुनाई देता है। इन स्वरों के अलावा दो स्वर ऐसे हैं जिसको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ होता है अ के योग से जिनको बोला जाए वो अयोगवाह, या यूँ कह दीजिए अनुस्वार जो है उनको अ के साथ में मिला करके बोला जाए तो अ और ङ। तो अ अंग। इसी प्रकार से अ और विसर्ग अ ह दोनों मिला करके अह। तो इस प्रकार से हमारे ये जो स्वर है वह स्वर बन जाते हैं। अब आगे जब हम पढ़ते हैं तो ये स्वर पूरा होने के बाद में अगला जो विषय आता है, इसमें आता है वर्गिक वर्ण, जिसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसका मतलब है कि हम मुंह के द्वारा जब इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारी जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत और ओष्ठ ऐसे 5 स्थानों से स्पर्श होकर के निकलती है और उससे ये ध्वनि पैदा होती है। इसलिए इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गिक वर्ण इसलिए कहते हैं कि इसमें 5 वर्ग है, क, च, ट, त, प। फिर से सुनिए, क, च, ट, त, प। अब ये जो 5 वर्ग है, इन 5 वर्गों में 5 वर्ण है। कौन कौन से? जैसे क वर्ग, क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे 5 अक्षर है। च वर्ग है तो च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ऐसे 5 वर्ग है। इनमें 5 वर्गों में 5 व्यंजन है, इसलिए इसको वर्गिक वर्ण भी बोलते हैं। अब इनकी उत्पत्ति कैसी होती है? तो हम ये कह सकते हैं कि क जो हलंत है यानी स्वर रहित है, यदि उसमें अ मिला दिया जाए तो पूरा क बन जाता है। तो आधा क और अ मिलाएंगे तो क, आधा ग और उसमें अ मिलाएंगे तो पूरा ग। ये 2 व्यंजन तो स्पष्ट रूप से हमको समझ में आते हैं। परंतु देखिए 5 वर्ग, इस वर्ग के 5 वर्ण कैसे बनेंगे? तो क और अ मिलकर के क, और क विसर्ग अ यदि ये मिला दिया जाए तो क, ह, अ, क, ह, अ, क, ह, ख। ऐसे जोर से जब लगातार बने क, ह, क, ह, ख, ख, ख बनेगा। ऐसे ही ग के साथ यदि विसर्ग मिला दिया जाए और ग के साथ विसर्ग के साथ अ बोले तो ग, ह, अ, घ, घ, तो अगला अक्षर बन जाता है घ। अब पंचम वर्ण की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर लिखा है क, हलंत, धन, अनुस्वार। ये अनुस्वार लिखा है, नीचे एक लाइन खींचने का मतलब ये शिरोरेखा के ऊपर लगता है, इसलिए तो क के साथ अनुस्वार लगा करके अ। वैसे तो हम यदि इसके अनुसार कहेंगे तो हमको लगता है ये कंग बनेगा, परंतु कंग नहीं बनाया है। यहाँ क जो है ये केवल स्थान का बोध कराता है, यानी क जहाँ से निकलता है वहाँ से ङ अनुनासिक ये स्वर है, उसको निकालने के साथ में अ जो बोलेंगे तो
वो अक्षर बनेगा। जैसे क के स्थान से जीभ लगा करके क का बोलने का प्रयत्न करता है, परंतु क हमको बोलना नहीं है। क की स्थान से और अ मिला दे, आ बनेगा। ऐसे ही च वर्ग में च के साथ अ मिलाएंगे तो च बनेगा, च के साथ विसर्ग मिलाएंगे और अ मिलाएंगे तो छ बनेगा। ऐसे ही ज के साथ अ मिलाएंगे तो ज के साथ विसर्ग मिला करके अ मिलाएंगे तो झ बनेगा। यानी इस पर जोर लगेगा, जब लगातार बोलेंगे झ बनेगा। यहाँ झ दो प्रकार के बनाए हैं। पहले झ भ की तरह से लिख करके लिखते थे, आजकल ई लिख करके उसमें एक आड़ी लाइन और खड़ी लाइन लगाते तो वह झंडा की तरह से लिखा जाता है। ऐसे ही च के स्थान से यदि च जहाँ से बोलते हैं उस स्थान से वो अनुस्वार निकाला जाए तो च की जगह से अनुस्वार किस प्रकार से लिखा लगे, न बनेगा। ऐसे ट वर्ग, ट के साथ में अ मिलाएंगे तो ट बनेगा, ट के साथ विसर्ग मिलाएंगे तो ठ बनेगा। ड के साथ में अ मिलाएंगे तो ड बनेगा और ड के साथ यदि विसर्ग और अ मिलाएंगे तो अगला अक्षर ढ बनेगा। ऐसे ही ट के साथ में यानी ट के स्थान से अनुस्वार निकाले तो वहाँ जीभ को ट के स्थान पर लगा करके नासिका से ध्वनि निकालेंगे और जब जीभ हटाएंगे तो अ मिलेगा, ना बनेगा। ऐसे ही त वर्ग में त के साथ अ मिलेगा तो त के साथ अनुस्वार और अ मिलेगा तो अगला अक्षर थ बनेगा। त से थ बन जाएगा, द से ध बनेगा और त के स्थान से यानी त जहाँ से निकलता है वो दंत के पास में से निकलता है, दांतों के पास में। तो दांतों के पास में जब जीभ लगा करके बोलेंगे तो और इसमें अ मिलाएंगे तो ना बनेगा। ऐसे ही प वर्ग में प के साथ में अ मिलाएंगे तो प के साथ विसर्ग अ मिला करके अगला अक्षर फ, ब के साथ अ मिलाएंगे तो ब और ब के साथ विसर्ग मिला करके अ मिलाएंगे तो अगला अक्षर भ बनेगा। और ऐसे ही प के स्थान से यानी प होठ से निकलता है तो होठ की जगह जो है, जैसे प बोलने के लिए हमको होठ बंद करने पड़ते हैं, होठ बंद करके वहाँ से नासिका से ध्वनि निकालेंगे तो और इसमें अ मिला देंगे। इसका अर्थ है वहाँ से मुंह खोलेंगे ध्वनि निकालते हुए तो क्या निकलेगा, म बनेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद में हमारे आता है अंतस्थ व्यंजन, यानी अंदर की जो हवा है वो अंदर से ये जो स्वर निकलते हैं ई और अ, ये जब मिला करके बोलते हैं तो ई अ ई अ ई अ ई अ य ई और अ मिल करके य बनता है। ऐसे ही उ और अ ये मिला करके उ उ और अ मिलाकर लगातार बोलते तो व बनता है। ऐसे री अ र बनता है और ला और अ मिलाएंगे तो ल बनेगा। तो इस प्रकार से य व र ल ये अक्षर बने। अब इसका जो क्रम है वो है य र ल व, परंतु ये जो अभी उत्पत्ति बताई इसमें यदि क्रम से देखा जाए तो होना चाहिए य व र ल। और जब बोलते हैं तो अंदर से बाहर के क्रम से जब बोलते हैं तो पहले य बोला जाता है, फिर र बोला जाता है, फिर ल बोला जाता है, फिर होठ से व बोला जाता है। यानी कंठ के स्थान से य और कंठ नहीं तालु के स्थान से य, उ जो है अंत में होठ से बोला जाता है तो वो अंत में व इसलिए अंत में आता है। री ई के बाद में री की बारी री और री से बनने वाला र बनेगा, फिर ल जहाँ से बनेगा वो
र से भी आगे का स्थान है और उसके बाद में उ होठ से बोला जाता है। तो य र ल व ये क्रम बनता है। ऊष्म व्यंजन में यहाँ हमको एक बहुत समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर विसर्ग के साथ च लिख करके अ लिखा है। इसका मतलब निकालना विसर्ग ही है, परंतु विसर्ग को भी अलग अलग स्थानों से जीवा को छूते हुए जब निकालते हैं तो अगला अक्षर कैसे बनता है। जैसे ह और श में जीभ हम तालु से स्पर्श करते हैं, तो तालु से स्पर्श करते हुए जब ह की ध्वनि निकालेंगे तो जीवा जो है तालु से स्पर्श रहते हुए हवा निकलनी चाहिए। और अ मिला दे तो श श। हम बोल नहीं पाते कई लोग कि वो कैसे बोले। ऐसे ही विसर्ग के साथ में ट, इसका अर्थ है कि ट ये मूर्धा से बोला जाता है, यानी जीभ ऊपर की तरफ होती है। तो जीभ ऊपर की ओर करके जब विसर्ग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, जीभ ऊपर ही रखनी है और फिर हवा निकालेंगे श श श। ये षटकोण वाला ये बनता है श। ऐसे ही विसर्ग को यदि त के स्थान से यानी दांतों के पास में, यानी जीवा को हम दांत के पास ला करके जब ह को निकालेंगे तो फिर से सुनिए हश श श। फिर से सुनिए, क्षमा करें, जीभ के पास में, जीभ को दांत के पास में लगा कर स स स ये बनेगा। और जब खुला मुंह रख करके ह के साथ अ मिला देंगे तो ह ह ह ह बनेगा। अब अंत में है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बनाते समय हमको ध्यान में क्या करना है कि यहाँ दो व्यंजन अलग अलग है, वो मेल करके बनाएंगे, मिश्रित करके बनाएंगे तो इसको संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे क हलंत और श षटकोण वाला, क और श को जब साथ में बोलेंगे क श क्ष क्ष क्ष। ऐसे ही त के साथ में यदि र मिला दे तो त र तर त्र त्र। इसी प्रकार से ज ञ ऐसे मिला दे तो ज्ञ जना 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 की जगह इसको ज्या ज्या बोलेंगे। ज ञ ज ञ जया ज्या ज्या ज्या, ये ज्या बोला जाता है। हम अपनी इस क्षेत्रीय भाषा में इसको ज्या नहीं बोल करके ज्ञ बोलते हैं। तो वास्तव में ये गुजरात में जैसे लोग बोलते हैं यज्ञ नहीं बोलते, वो यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ। दक्षिण भारत में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी वो यज्ञ बोलेंगे।